जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम मुख्यतः 3 विषयों को लेकर आज बात करने वाले हैं। आप सबको पता है कि 5 दिसंबर अब कल ही है और रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल ही भारत पहुंचने वाले हैं। और इसके सबूत अब हमें दिल्ली की गलियों में देखने को मिले हैं, जहां पर रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत के लिए जो बैनर्स है वो लगाए जा चुके हैं। और बड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ये था कि रशियन डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी भारत में है, जहां पर उन्होंने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करी है। अब यहाँ पर रूस की मीडिया की बात माने, खासकर टीएसएस की बात माने, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के Su-57 फैलन की खासकर भारत से बातचीत करी गई है। तो आज इस वीडियो के पहले हम सेगमेंट में बात करेंगे Su-57 को लेकर जो नई ऑफर आए हैं भारत को, उनके बारे में। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कावेरी इंजन कैसे अलाइव हुआ है, कैसे स्मिता प्रकाश मैम के एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए डिफेंस सेक्रेटरी ने कावेरी इंजन के भविष्य को लेकर के एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। क्या कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन ऑलरेडी तेजस में शुरू हो चुका है, और कैसे कावेरी के जो मल्टीपल वेरिएंट्स हैं वो हमें आने वाले भविष्य में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना प्रमुख के बारे में। भारतीय नौसेना प्रमुख ने इंडियन नेवी डे के पहले मीडिया वक्तव्य दिया था, जहां पर उन्होंने ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर, जिसको हम टिडबीएफ के नाम से भी जानते हैं, और हम ये मान के चल रहे थे कि ये प्रोग्राम इंस्टॉल हो चुका है। इस प्रोग्राम में कोई मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसी बीच हमारे जो नौसेना प्रमुख हैं उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि टिडबीएफ अपने टाइमलाइन के हिसाब से बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार टिडबीएफ का करंट स्टेटस क्या है, अप्रूवल कब तक मिलेगा, पहली उड़ान कब तक होगी और कितने वेरिएंट तैयार किए जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिफेंस की गलियारे से जुड़ी बहुत सारी अपडेट्स देखने को मिलने वाली है। यही नहीं, इसी वीडियो में आपको कुछ बोनस अपडेट भी मिलने वाली है जो कि आपको खुश कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आज डिफेंस के गलियारे में क्या क्या हुआ और इससे भारत को क्या बेनिफिट होने वाला है। अब जब बोनस अपडेट की बात हो ही गई थी वीडियो के इंट्रोडक्शन में, तो चलिए बोनस अपडेट दे देते हैं। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत आगमन हो चुका है। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर उनको रिसीव किया गया है, और इसके लिए उन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके एक ही गाड़ी में रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सफर किया है। और इस समय ये जो न्यूज़ है ये जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। वहीं आज रूस के डेलीगेशन के साथ भारत के रक्षा मंत्री जी ने मुलाकात करी है, जहां पर एनर्जी से लेकर मिलिट्री तक अलग अलग मुद्दों को डिस्कस किया गया है। अब अगर हम Su-57 की बात करें, तो रशियन राष्ट्रपति क्योंकि भारत में लैंड कर चुके हैं, और सबसे बड़ी मिस्ट्री कल अनवील हो जाएगी कि भारत और रूस के बीच में Su-57 को लेकर बातचीत होगी या नहीं। देखिए, रूस के तरफ से तो क्लियर है कि वो एनी डे भारत को Su-57 देने के लिए तैयार है, और उन्होंने भारत के साथ इस संदर्भ में मुलाकात भी करी है। अभी तक रूस की तरफ से ये कहना था कि अगर भारत 100 की संख्या को पार करता है Su-57 को लेकर के, तभी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफर करी जाएगी। लेकिन हाल ही में स्पुतनिक इंडिया और अगर हम टीएसएस की रिपोर्ट और रशिया टुडे की रिपोर्ट की बात माने, तो अगर ये नंबर 90 तक भी होते हैं 60 से, तब भी रशिया इसके लिए तैयार हो जाएगा। बाकायदा उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आगे के जो प्लेटफॉर्म है उनके कोर डेवलपमेंट को लेकर के भी बात करी है। और बीडब्ल्यू बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट जब से सामने आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि भारत का झुकाव अब Su-57 की तरफ है, क्योंकि बीडब्ल्यू बिजनेस वर्ल्ड की डिटेल रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत ने अमेरिकी F-35 को ये कहते हुए मना कर दिया था कि वो तभी किसी प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे जब उनकी नीड्स पूरी की जाएंगी और उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगी। और उस समय रूस भारत के साथ खड़ा था, और इसीलिए माना जा रहा है कि अगर कोई डील होती है फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के, तो यहाँ पर रूस को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि डसॉल्ट एविएशन अभी भी तगड़ा कंपटीशन दे रहा है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि कौन विजेता होगा। लेकिन अगर भारत फ्यूचर प्रूफ प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहता है, तो डिफेंस एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि Su-57 को चाहे आप आंतरिक समाधान के तौर पर देखें या फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी के तौर पर देखें, ये ज्यादा सेंस बना रहा है। अब इसका जवाब क्या होगा, ये हमें 1 से 2 दिन में, जब तक रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में है, शायद इसका जवाब हमें सुनने को मिल जाए। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं कावेरी इंजन प्रोग्राम के बारे में। कावेरी इंजन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम बनता जा रहा है जिस पर हम सब बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हमको ऐसा लगता है बस हमें कोई फाइनल डेट बता दी जाए और उसी दिन तेजस के साथ इस इंजन को उड़ा दिया जाए। और ऐसा ही कुछ प्रश्न हाल ही में स्मिता प्रकाश मैम ने हमारे डिफेंस सेक्रेटरी से पूछा, जहां पर उन्होंने कहा कि हाल ही में पूरे देश में फंड कावेरी इंजन ट्रेंड किया था, लेकिन इसका करंट स्टेटस क्या है और हमें ये इंजन कब देखने को मिलेगा। तो इस पर जवाब देते हुए डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि 10 वर्ष में कावेरी इंजन आपके सामने होगा। और यहाँ पर किसी प्रोटोटाइप की बात नहीं हुई थी, बल्कि एक ऑपरेशनल इंजन को लेकर बात करी गई थी। हालांकि उन्होंने करंट कावेरी इंजन को लेकर ये कहा कि जो करंट कावेरी इंजन है हमारा, वो ड्रोन सेंट्रिक है।
यानी ये भारत के अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम को लेकर ध्यान में बनाया गया है, लेकिन आने वाले भविष्य में इसके जो लेटर इटरेशन है वो आपको हमारे जो कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है उनमें भी देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी आपको बता दें कि जीटीआरई ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो एक पुराने एलएसपी तेजस को सेलेक्ट कर चुके हैं, जहां पर मॉडिफिकेशन का कार्य चल रहा है और वहां पर कावेरी इंजन को इंटीग्रेट करके ग्राउंड टेस्ट किया जाएगा आफ्टर बर्नर के साथ में। मौजूदा कावेरी इंजन जो कि ड्राई कावेरी वेरिएंट में है वो 49 से 51 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ लिंक होने पर यही इंजन हमें 79 से लेकर 81 किलोन्यूटन तक का जो थ्रस्ट है ये प्रदान करता है। लेकिन स्टिल ये भारत की अभी जो तेजस मार्क 1 की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है। अगर ये अपने वैलिडेशन टेस्ट को पूरा कर लेता है, फाइनल सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो आने वाले भविष्य में इसका जो बड़ा भाई होगा यानी कावेरी 2.0 जो होने वाला है वो तकरीबन 90 प्लस किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करेगा और ऐसे में वो हमारे तेजस प्लेटफॉर्म के लिए और इंडिजिनस दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए एक सूटेबल इंजन हो जाएगा। लेकिन करंट कॉन्फ़िगरेशन में आपको 10 वर्ष वेट करना पड़ेगा और जो प्रोडक्शन वेरिएंट है आपको कावेरी इंजन का वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि कावेरी इंजन प्रोग्राम अलाइव है और इस समय जो इनका अलग अलग वेरिएंट है कावेरी के, क्योंकि आपको पता है मल्टीपल प्रोटोटाइप्स बनाए गए हैं, तो टेस्टिंग चल रही है। यूकैप के लिए सबसे पहले देखने को मिलेगा और फाइटर जेट के लिए ये इंजन हमें बाद में आते दिखाई पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के बारे में। निस्संदेह इस नाम को सुनने के बाद आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी, क्योंकि एक समय ऐसा था जब यही फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम सबके जुबान पर था और हर कोई इसी के बारे में चर्चा कर रहा था। और उसके बाद ये ऐसा गायब हुआ जैसे हनुमान चालीसा के बाद भूत। लेकिन एक बार फिर से इस पर चर्चाएं होनी शुरू हुई हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख ने नौसेना दिवस के पहले मीडिया को एक संबोधन दिया था और उस दौरान उन्होंने ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को लेकर एक बड़ी टिप्पणी करी थी। जब उनसे टेडबीएफ के भविष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डिजाइन के जो हर्डल्स थे वो पार किए जा चुके हैं, डिजाइन फाइनलाइज हो चुकी है और इंतजार है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अप्रूवल का। एक बार जैसे ही अप्रूवल दे दिया जाता है तो इसका जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज है इसकी शुरुआत होगी। इनिशियली भारतीय नौसेना तकरीबन 75 के आसपास जेट को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये नंबर 100 को पार करेंगे। हमारा जो टेडबीएफ है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसका फ्रंटल सेक्शन काफ़ी स्टेल्थ ऑप्टिमाइज है, लेकिन जो रियर सेक्शन है वो इसको 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में रखता है। इसकी अधिकतर टेक्नोलॉजी एमका से बोरो करी गई है और पूरी संभावना है कि जब ये प्रोडक्शन में आएगा तो अब इसमें शायद हमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन देखने को ना मिले, बल्कि इसमें हमें वही एडवांस 120 किलोन्यूटन का एम का इंजन देखने को मिलेगा जो कि हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 के लिए विकसित कर रहे हैं। नौसेना प्रमुख ने कहा कि हमारा रोड मैप क्लियर है, हम इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी पूरा होता देखना चाहते हैं। और मीडिया संस्थान IDRW की पुरानी रिपोर्ट्स को अगर हम देखें और डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने तो आने वाले भविष्य में उम्मीदें पूरी हैं कि शायद भारतीय वायुसेना भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करे और इसका एयरफोर्स वेरिएंट भी हमें बनता दिखाई पड़ जाए। खैर कुछ भी हो, फिलहाल तो हमें इंतजार है CCS के अप्रूवल का, उसके बाद ही आगे की चीजें क्लियर हो पाएंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस प्रकार का एपिसोड और ये नया सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तो आपकी रात्रि शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।